हेलो नमस्कार दोस्तों, टीडीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग जो है परीक्षावाड़ी के सीरीज में लेक्चर 3 हम लोगों ने संपन्न किया, जिसमें हम लोग भारत का भौतिक विभाजन देख रहे थे। आज भौतिक विभाजन हम बात किए थे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है यह, और इसको बहुत ही ध्यान से हम लोग को देखना है, इसलिए 2-3 वीडियो में इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। और आज दूसरा वीडियो है भौतिक विभाजन से भारत के। और कल यहाँ तक हम लोगों ने ये सब देख लिए थे हम लोग, जो किस तरह का संपूर्ण भाग प्राचीन काल में रेशम कार, ये सब हम लोगों ने देखा हुआ था। तो आइए आज अगला हम लोग देखते हैं कि क्योंकि बहुत लंबा वीडियो न बन पाए, इसलिए बहुत ही लंबा इंट्रोडक्शन न देते हुए सीधे हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्न देखते हैं। आद्य गोंडवाना लैंड में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे? देखिए, इसकी गोंडवाना लैंड के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, पेंजिया, पैंथालासा। तो इस अगर आपको समझना है तो पीछे आप दूसरा वीडियो देख लेंगे। और इसमें देखते हैं कि आद्य गोंडवाना लैंड में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे। तो इसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एवं भारत, ये सभी जो महाद्वीप हैं या देश हैं, ये सभी जो है गोंडवाना लैंड के जो है भाग हैं। ठीक है, पहले ये सभी सम्मिलित रूप में थे, जिन्हें पेंजिया कहा गया, जब फिर विभाजन हुआ, फिर अंगारा, गोंडवाना लैंड, तो ये सभी गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, स्टोर ऑफ हाउस ऑफ मिनरल्स किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार को जो है, इसे भारत का रूर भी कहा जाता है, इसे स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में भ्रंश घाटी में प्रभावित होने वाली जो मुख्य नदियाँ कौन कौन सी? तो नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। ठीक है, तो नर्मदा ताप्ती जो है यह अरब सागर में गिरती है पश्चिम की तरफ, और यह दामोदर जो है यह पूर्व की तरफ छोटा नागपुर पठार से होकर पश्चिम बंगाल से प्रभावित होती है। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में जो है जाकर जो है हुगली नदी के माध्यम से अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में गली अथवा खंड अपर्दन जो है से सर्वाधिक प्रभावित है? तो मालवा जो पठार है वह गली इरोजन से सर्वाधिक प्रभावित है। अगला जो प्रश्न है हमारा, सोन एवं चंबल नदियाँ किस दिशा में प्रभावित होती हैं? तो ये सभी जो है उत्तर दिशा में, प्रायद्वीप, ये सब प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं जो उत्तर दिशा में जो है प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो ये सब नदियाँ जाकर गंगा यमुना में जाकर अपना मुहाना बनाती हैं। ठीक है, तो सोन और चंबल नदियाँ किस दिशा में प्रभावित होती हैं? तो उत्तर दिशा में प्रभावित होती हैं। तो ध्यान रखना चाहिए, पूछ लिया जाता है कि कोई भी नदी है किसकी सहायक नदी है, या किस तट पर आकर मिलती है, दाहिने या बाएं तट पर मिलती है, कौन कौन से शहर नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो बहुत सारे प्रश्न नदियों से इस तरह पूछा जाता है, लोकेशन बेस्ड, या शहर कौन से बसे हैं। ठीक है, और ये नदियाँ किन किन शहरों से होकर, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, कहाँ पे मुहाना बनाती है। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए पढ़ते समय जो है, कि कैसे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय प्रायद्वीप की उत्तरी पूर्वी सीमा कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो उत्तर पूर्वी सीमा पर जो है मेघालय की जो है पहाड़ियाँ स्थित है। ठीक है, मेघालय जो भी है ये प्रायद्वीप का पार्ट है, जो मालदा गैप के द्वारा अलग हो चुका है। ये पूरा जो हम लोग ये प्रायद्वीप देखते हैं भारत का, तो ये वाला, और साथ ही यहाँ मालदा गैप के द्वारा मेघालय का जो पठार है ये भी प्रायद्वीप का ही भाग है, तो मालदा गैप के द्वारा ये अलग हो गया है। ठीक है, तो इसलिए पूछा कि उत्तरी पूर्वी सीमा पर कौन सी पहाड़ी है? तो मेघालय की है, प्रायद्वीप की। ठीक है, उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के बीच प्राकृतिक विभाजक के रूप में कौन सा पर्वत श्रेणी है? तो विंध्यन जो है यह उत्तर एवं दक्षिण, जब हम लोग देखते हैं भारत का जो है मानचित्र, तो ये जो विंध्यन है यहीं से जो है नॉर्थ और साउथ को जो है अलग करता है। ठीक है, तो विंध्यन श्रेणी जो है हमारे ये प्राकृतिक विभाजन के रूप में उत्तरी और दक्षिणी भारत को विभाजित करता है। अगला प्रश्न, संसार की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी? तो अरावली जो पर्वत श्रेणी है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, जो हम देखते हैं कि दिल्ली से जो है राजस्थान, गुजरात तक फैली हुई है। ठीक है, अगला हमारा जो प्रश्न है, दिल्ली रिज किस पर्वत श्रृंखला का पूर्वी विस्तार है? तो यह अरावली श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार है। ठीक है, तो जो अरावली जो हमारी पर्वत श्रेणी है यह दिल्ली से जो है जाकर राजस्थान से होते हुए गुजरात तक फैली हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, माउंट आबू जो है पर्यटक स्थल है जहाँ जैनियों का जो है प्रसिद्ध धर्मस्थल। पूछ रहे थे जो माउंट आबू है किसके लिए धर्मस्थल के लिए फेमस है? तो जैनियों के लिए जो है धर्मस्थल, जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है, तो ये कहाँ पर है? तो माउंट ये अरावली श्रेणी में स्थित है। ठीक है, तो पूछ रहे तो माउंट आबू किसके लिए फेमस है? तो जैनियों का प्रसिद्ध धर्मस्थल दिलवाड़ा जैन मंदिर यहीं पे स्थित है, और किस पर स्थित है? तो ये अरावली श्रेणी में है। ठीक है,
अगला प्रश्न है हमारा, देखते हैं कि भोपाल किन नदियों के दोआब में स्थित है। भोपाल बेतवा एवं पार्वती नदियों के दोआब में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, धुआंधार जो जलप्रपात है कहाँ स्थित है, तो जबलपुर में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, यमुना सोन नदियों के मध्य जो जल विभाजक का कार्य करती है, तो कैमूर सीढ़ी है। ठीक है। तो देख लिया हम लोगों ने कि यमुना और सोन नदियों के जो मध्य जल विभाजक का कार्य करती है, तो सोन। ठीक है। तो इस प्रकार कैमूर सीढ़ी है जो विभाजन करती है यमुना और सोन नदियों के बीच। ठीक है। इस तरह देखिए हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है मालदा गैप। देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे मालदा गैप का। तो मालदा गैप द्वारा जो है भारतीय प्रायद्वीप एवं मेघालय का पठार जो है अलग होते हैं। ठीक है। और मेघालय जो पठार है भारतीय प्रायद्वीप का ही भाग है जो मालदा गैप के द्वारा पृथक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है मालदा गैप को अन्य किस संज्ञा से भेद किया जाता है, तो गारो राजमहल गैप के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है सतपुड़ा की जो सर्वोच्च सीढ़ी है वो किस नाम से जाती है, तो धूपगढ़ जो है यह चोटी है जो 1350 मीटर की ऊंचाई है, जो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है अमरकंटक किस पर्वत श्रेणी का उच्चतम शिखर है, तो यह मैकाल श्रेणी का जो है, तो मैकाल श्रेणी का सबसे उच्चतम शिखर है अमरकंटक, और सतपुड़ा श्रेणी का सबसे उच्चतम शिखर धूपगढ़ है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, सतपुड़ा का धूपगढ़ है और मैकाल श्रेणी का जो है आपका अमरकंटक है जो 1066 मीटर है, और धूपगढ़ 1350 मीटर है। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं पश्चिमी घाट की जो उच्चतम चोटी कालसूबाई है किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो हरिश्चंद्र जो है। ठीक है। ये महाराष्ट्र के आसपास है। ठीक है। तो पश्चिमी घाट की पूछा जा रहा है कि जो भारत है पश्चिमी घाट की जो है सबसे ऊंची चोटी तो कालसूबाई है जो 1646 मीटर है, किसमें है, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी, तो दक्षिण भारत की जो सबसे उच्चतम चोटी है तो अन्नाईमुडी है। ठीक है। यह 2695 जो है मीटर ऊंची है। ठीक है। पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का जो मिलन बिंदु है तो यह कौन सा है, नीलगिरी पर्वत है। तो ये पूर्वी घाट है पश्चिमी घाट, तो जहाँ पर दोनों आकर मिलती हैं नीलगिरी पर्वत है। ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि पश्चिमी और पूर्वी घाट का जो मिलन बिंदु है कौन सा है, तो नीलगिरी है, जहाँ पर दोनों आकर जो है घाट आपस में पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। ठीक है। और जिसकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया भी गया है कि नीलगिरी का उच्चतम शिखर कौन सा है, तो दोदा बेटा जो 2637 मीटर है, और दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है तो अन्नाईमुडी है। ठीक है। जो अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। अगला प्रश्न है दक्षिण पठार से पालघाट दर्रा द्वारा कौन सा पर्वत अलग होता है, तो नीलगिरी जो पर्वत है वह पालघाट दर्रे के द्वारा दक्षिणी पठार से अलग होता है। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम जो भाग है वह कौन सा, इलायची पर्वत है। ठीक है। तो दक्षिणतम जो भाग है इलायची है, सबसे ऊंचा अन्नाईमुडी है, और जो पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं नीलगिरी है, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। ये सब देखिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अक्सर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। जो भारत का भौतिक विभाजन है इसको हमें बहुत ही विस्तृत अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, पर्वतों से, शिखरों से, दर्रा से, हिमनद से, ठीक है, मैदानों से, पठारों से, तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे बनते हैं जो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए ये जो अध्याय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एग्जाम हुआ अगर भारत का भूगोल से प्रश्न बनता है तो इससे सामान्यतः आता ही है प्रश्न। ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो हम लोग यहाँ तक देख लिए थे। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग में अवस्थित पर्वत कौन सा है, तो इलायची पर्वत है, इसको हम लोग देखे थे। छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी कौन सी है, तो पारसनाथ जो चोटी है 1366 मीटर है, जो छोटा नागपुर पठार की सबसे उच्चतम चोटी है। ठीक है। पूछ लिया जाता है कि जो पारसनाथ है कहाँ पर है, तो छोटा नागपुर पठार पे है। ये छोटा नागपुर पठार की सबसे उच्चतम चोटी भी मानी जाती है। ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा हिमालय पर्वत और नीलगिरी के मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर जो है यह हिमालय और नीलगिरी के मध्य भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ठीक है। तो गुरु शिखर जो है यह हिमालय और नीलगिरी पर्वत के मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है, जो 1722 मीटर है। अगला प्रश्न है कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं, तो केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर जो है कार्डमम पहाड़ियाँ स्थित है। अगला प्रश्न है मेघालय पठार का सर्वोच्च शिखर है, तो नोकरेक जो है हिमालय पठार का सर्वोच्च शिखर है। अगला प्रश्न है सतपुड़ा श्रेणी के बुरहानपुर दर्रे से होकर कौन सा रेल मार्ग गुजरता है, तो बुरहानपुर दर्रे से
भुसावल खांडवा रेल मार्ग गुजरता है। ठीक है, तो भुसावल खांडवा रेल मार्ग जो है यह बुरहानपुर दर्रे से होकर गुजरता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, रांची पठार के पश्चिमी भाग में लेटराइट से ढके ऊंचे स्थान को क्या कहते हैं? तो पाट जो है, यह रांची पठार के पश्चिमी भाग में जो लेटराइट से ढके ऊंचे स्थान होते हैं उन्हें हम पाट कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अरब सागर प्रवाह क्रम की नदियों और बंगाल खाड़ी के प्रवाह क्रम की नदियों के बीच महान जल विभाजक श्रेणी का कौन सी है? तो अरावली है। ठीक है, तो अरावली जो पर्वतमाला है यह अरब सागर के जो प्रवाह क्रम की नदियां और बंगाल की खाड़ी के प्रवाह क्रम की नदियों को अलग करता है। ठीक है, महान जल विभाजक के रूप में काम करता है अरावली जो पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि पर्वत श्रेणी चंदन वनों के लिए प्रसिद्ध है। तो चंदन वनों के लिए कौन से पर्वत श्रेणी प्रसिद्ध है? तो यह मेला या मलयगिरी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, और देखिए भी पूछ लिया जाता है कि जो भी पर्वत श्रेणी हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, किन राज्यों में है, किन राज्यों की सीमाओं पर है। ठीक है, इनका इम्पोर्टेंस क्या है ना, इकोनॉमिक दृष्टि से जो है ना, सोशल दृष्टि से। तो इस तरह हमको जो है कोई भी अगर श्रेणी पर्वत श्रेणी या कोई भौतिक विभाजन देख रहे हैं तो इन सब बातों को हमें ध्यान रखनी चाहिए, उसका इम्पोर्टेंस भी क्या है। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न वहाँ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री है ना, ट्रांसपोर्टेशन, तो इनडायरेक्ट कभी कभी प्रश्न जो कंसेप्चुअल होते हैं ये भी पूछ लिए जाते हैं, तो इससे हम भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि अरावली तथा पूर्वी घाट प्राचीन वलित पर्वत हैं, जबकि सतपुड़ा, विंध्याचल और पश्चिमी घाट जो है यह ब्लैक पर्वत के उदाहरण है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो अरावली है और पूर्वी घाट जो है यह वलित पर्वत के उदाहरण है, जबकि सतपुड़ा और विंध्याचल पश्चिमी घाट यह ब्लैक पर्वत के उदाहरण है। ठीक है, तो जैसे पर्वत का जब वर्गीकरण हम लोग करते हैं तो इसको वलित पर्वत है ना, भ्रंशोत पर्वत, ब्लैक पर्वत, अलग अलग पर्वतों का वर्गीकरण करते हैं। तो इसमें वही कह रहा है कि जो अरावली और पूर्वी घाट है हमारा वलित पर्वत के उदाहरण है, और जबकि सतपुड़ा और विंध्याचल ये सब पश्चिमी घाट जो है ये सब ब्लैक पर्वत के उदाहरण है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी का निर्माण? तो यह भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। पूछा जाता है जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं वह किससे होकर गुजरती हैं? तो भ्रंश घाटियों से होकर गुजरती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, करेवा झील नदी वेदिकाएं स्तनप्राय प्राणियों के अवशेष हिमालय के किस अवस्था को तो यह युवा अवस्था को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, जो करेवा झील होती हैं वह नदी वेदिकाएं या स्तनपायी प्राणियों के अवशेष हिमालय के किस अवस्था को? तो युवा अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कश्मीर में करेवा झील कहाँ पाई जाती है? तो पीर पंजाल के पास में पाई जाती है। तो ये पूछ लिया जाता है कि करेवा झील कहाँ पाई है? तो पीर पंजाल के पास में पाई जाती है। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, हैदराबाद और सिकंदराबाद किस पठार के निचले समतल भाग हैं? तो तेलंगाना पठार के जो है निचले समतल भागों में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कृष्णा, तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियाँ किस पठार से होकर प्रभावित होती हैं? तो यह कर्नाटक के पठार से होकर प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है कि कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी नदियाँ किस पठार से होकर प्रभावित? तो कर्नाटक के पठार से प्रभावित होती हैं। ठीक है, और हैदराबाद, सिकंदराबाद किस पठार के निचले समतल भागों में स्थित? तेलंगाना पठार के निचले समतल मैदानों में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश किस भूक्रिया से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो जो प्रायद्वीपीय पठार है तो वह डेनुडेशन जो है, अनावृत्तीकरण जो है, इससे ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सतपुड़ा एवं अजंता की पहाड़ियों के बीच किस क्षेत्र को किस संज्ञा से जानते हैं? तो खाना देश की संज्ञा से जानते हैं। ठीक है, जो सतपुड़ा अजंता की पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र है उसे हम खाना देश की संज्ञा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, विंध्याचल पर्वतमाला किन पहाड़ियों का समूह है? तो विंध्याचल, भारनेर, कैमूर, पारसनाथ। ठीक है, तो इन पहाड़ियों का जो है समूह है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लावा रहित विंध्याचल पर्वत को पश्चिम तथा पूर्व किस नाम से जाना जाता है? तो जो लावा रहित विंध्याचल पर्वत को पश्चिम तथा पूर्व में किस नाम से? तो पश्चिम में भारनेर और पूर्व में कैमूर की पहाड़ियों के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो जो विंध्याचल पर्वत है पश्चिम में इसको हम लोग भारनेर, तो पूर्व में कैमूर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सतपुड़ा के पश्चिम, मध्यवर्ती तथा पूर्वी छोर को क्रमशः क्या संज्ञा दी गई है? तो राजपीपला, महादेव, अमरकंटक, ये सभी जो हैं सतपुड़ा के जो है पश्चिम से लेकर पूर्वी छोर तक इनको अलग अलग नाम दिया गया है। तो पश्चिम में राजपीपला, मध्यवर्ती महादेव, पूर्वी छोर को अमरकंटक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमरकंटक के पूर्वी भाग में कौन सा मैदान स्थित है? तो अमरकंटक के पूर्वी भाग में छत्तीसगढ़ का मैदान स्थित है। ठीक है,
तो इस तरह हम लोगों ने भौतिक विभाजन का जो है काफ़ी प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। अभी देखते हैं कितना प्रश्न है, और अभी देखिए इसके लिए जो है हमें 1-2 वीडियो और बनाने पड़ेंगे जो है, ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में इसको समाप्त करना उचित नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको कई बार रिवीजन भी हम सभी को करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं। हमें लगता है अभी 2 वीडियो की अभी और आवश्यकता है हमें, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इस तरह लाइक और सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहिए।